क्वेश्चन नंबर 21। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। जब बच्चा 6 से 10 वर्ष का होता है, जब वह पढ़ाई में या कुछ भी चीज़ सीखने में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। इसका देखेंगे, इसका क्या सही है। ए, मानव शरीर में, धर्म में, उन संबंधों में, विद्यालय में किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा हमारा 6 से 10 वर्ष का होता है, जब वह विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। इसका क्वेश्चन यह नहीं होगा, इतना नहीं जानता। जब बच्चा विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, जब हमारा बच्चा 6 से 10 वर्ष का होता है, उस अवस्था में बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस आयु वर्ग को विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है, वहाँ पर मित्र बनाता है। इस अवस्था में पहली बार बालक अपने पारिवारिक परिवेश से निकलकर बाहरी परिवेश में प्रवेश करता है। इसलिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ती है, कुछ नया सीखता है, कुछ नया देखने को मिलता है, नया सुनने को मिलता है। इसलिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड, इसका क्या है। बच्चा होता है, अपन 4 लड़का पढ़ रहे हैं। पुरस्कार और दंड, पुरस्कार क्यों दिया जाए बच्चों को, दंड क्यों दिया जाए, इससे क्या होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, स्वाभाविक प्रेरक हैं, ये अर्जित प्रेरक हैं, कृत्रिम प्रेरक हैं, सकारात्मक प्रेरक हैं। ये दो ही सकारात्मक प्रेरक हैं, कृत्रिम प्रेरक हैं, अर्जित प्रेरक हैं या स्वाभाविक प्रेरक हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, कृत्रिम प्रेरक। ये कृत्रिम प्रेरक क्या, स्वाभाविक प्रेरक नहीं है। स्वाभाविक प्रेरक वे होते हैं जो हमें अपने आप ही अंदर से हमारे नेचर में होते हैं। अर्जित प्रेरक वे होते हैं जो हम बाहरी दुनिया को देख देख कर अर्जित करते हैं। सकारात्मक प्रेरक वो होते हैं जिनसे सकारात्मकता आती है। ये कृत्रिम प्रेरक है। और कृत्रिम प्रेरक क्यों हैं, इसका हम मीन्स समझेंगे। जब बच्चे को हम पुरस्कार दे या दंड दे, वह कृत्रिम प्रेरक हैं। ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों को, जो स्वाभाविक प्रेरक होते हैं, ये वाला है स्वाभाविक प्रेरक, जो स्वाभाविक प्रेरक होते हैं उनको अनुकरण, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति आदि के पूर्वक के रूप में कार्य करते हैं। जब वह स्वभाव उन्हें दे रहे हैं जी सही है जी गलत है, मगर बच्चा सुनता नहीं है। जब उसको यह पुरस्कार या दंड दिया जाता है तो बच्चा उस बात को सुनता है, थोड़ा उसे डर होता है या खुशी होती है तो बच्चा सुनता है। पूरक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं। जब हमारा व्यवहार होते है बच्चे का, उस बच्चे को जो पुरस्कार और दंड दिया जाए, पुरस्कार दिया जाएगा तो वो क्या करेगा। जब बच्चे को पुरस्कार मिलेगा तो व्यक्ति उसे खुशी मिलेगी। जब उसे पुरस्कार मिलेगा तो वह प्रोत्साहित होगा। उससे क्या होगा, वह प्रोत्साहित होगा। और जब उसे दंड दिया जाएगा तो उससे वो डर के भी काम करेगा। जब बच्चे को धमकाया डरा जाए तो वो नियंत्रित में आ जाता है कि नहीं पापा गुस्सा होंगे, मुझे इससे ये नहीं करना है, मम्मी गुस्सा होंगे, मुझे ये नहीं करना, तो नियंत्रित हो जाता है। और जब बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है तो वह प्रोत्साहित हो जाता है। नियंत्रित होना और प्रोत्साहित होना दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चे के लिए। इसलिए यह कृत्रिम प्रेरक है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। एक बच्चे को तुम सहारा दे रहे हैं, उसकी मात्रा एवं उसका प्रकार परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है बच्चे में। अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नर्सिंग योग्यता, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर। 23 का आंसर सही है डी, बच्चे को निष्पादन का स्तर बढ़ेगा बच्चे का। एक बच्चा होता है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा, एक बच्चे को, मुझे बच्चा बनाना तो आता नहीं है, ऐसा बच्चा सही रहेगा। एक बच्चे को सहारा देने की, जो बच्चा है हमारा, वह सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे का निष्पादन
निष्पादन मीन्स होता है जो कार्य दिया है वो कार्य कर रहा है बच्चा। निष्पादन स्तर जो कार्य दिया है वो सही तरीके से कर रहा है, उसका मीन्स होता है निष्पादन। निष्पादन स्तर कैसा है? यदि निष्पादन स्तर निम्न होगा तो उसे अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है। जो हमने उसे कार्य दिया है बच्चा उसे करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, तो उस वहाँ पर बच्चे को सहारा देने की आवश्यकता होती है। इससे निष्पादन का स्तर बढ़ता है। निष्पादन का मतलब है जो रूल्स दिए हैं, जो कार्य दिया है उसे सीखने का स्तर, बच्चे का स्तर बढ़ता है। छोटी छोटी मीन्स इन्हें अपनी भाषा में पता होना चाहिए। ऐसे एक बच्चे को एक हाथी बनाने को दिया तुमने, और उस हाथी के 4 पैर थे, और उसे पता चल गया कि ये पैर यहाँ लगाना, ये पैर यहाँ लगाना, या उसने 3 पैर लगा दिए। अब चौथा जो पैर था, ये पैर ऐसे थे। अब जो पैर था, जो चौथे नंबर का पैर था, अब वो ऐसे हो गया, वो नीचे हो गया, उल्टा हो गया। अब उसके समझ में नहीं आ रहा, बार बार उसे उल्टी साइड से लगा रहा बच्चा, उससे नहीं लग रहा बच्चे से, उसकी समझ में नहीं आ रहा मैं इसे कैसे लगाऊं, और उसे लगा है वो उसमें उलझने के लिए। जब पेरेंट्स को, टीचर को जब मदद करना चाहिए, और कुछ नहीं करना, बस इसको उठाकर ऐसा कर दो, इसको उठाकर ऐसा कर देंगे अपन, तो उसका ये ऐसा बन जाएगा। अब उसे समझ में आ जाएगी कि मैंने उल्टा पकड़ा था, मुझे सीधा लगाना है। ये होती है बच्चे को निष्पादन का स्तर बढ़ाने की। बच्चे को सहायता आपको कहाँ करना चाहिए? बच्चे को सहायता आपको शुरू में नहीं करना। शुरू में वो लगाता रहेगा, पैर लगाता रहेगा। जब लास्ट में वो कन्फ्यूज हो गया, हल्की सी मिस्टेक हो गई उससे कि पैर उससे उल्टा पकड़ाई आ गया, तो आप उसको सीधा करके हाथ में पकड़ा दोगे और कुछ नहीं बोलना, तो उसका दिमाग खुद चल जाएगा कि मुझे इस तरीके से इसे लगाना है, और बच्चे को समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार का सहारा देना चाहिए माँ बाप को भी और टीचर को भी। बच्चे देते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि बच्चे को किस प्रकार का सहारा आप दे सकते हो। आप बच्चे के मतलब खोज करता हो, आप उसको सहारा देने वाले हो, उसके वो खुद खोज करेगा हर चीज़ की, आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? जो अन्वेषण या साधन साक्ष्य हैं वो विश्लेषण में किसके उदाहरण हैं? विश्लेषण मतलब किसी चीज़ को बारीकी से जानना। अब यहाँ देखेंगे स्वतः शोध के, जो विश्लेषण कर रहा है बच्चा को चीज को खोजबीन जानबीन विश्लेषण कर रहा है, वो स्वतः शोध के साधन है। एल्गोरिदम के साधन है। एल्गोरिदम के बाद है अपना मानसिक वृत्ति के साधन है। मानसिक वृत्ति के साधन है। प्राकृतिक स्थिरता के साधन है। 24 जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसका आपका आंसर होगा, हम आंसर पे ही आ जाते हैं, यह इसके नहीं है, इसलिए इसका आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा टाइप में अलग हो गया है। स्वतः शोध विश्लेषण जब भी होता है, चाहे बच्चा करे, बड़ा करे, अन्वेषण करे, वह स्वतः ही शोध करे कोई चीज़ का, स्वतः खोजबीन करे। जब बच्चा स्वतः शोध करेगा तब क्या होगा? स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करता है, समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं, जो उन्हें ऐसा लगता है कि इससे करने से सही हो जाएगा। अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इसी की 2 प्रमुख प्रविधियां हैं कि बच्चा सोचे कि मुझे समस्या किस चीज़ में आ रही है, और किस चीज़ में समस्या आ रही है तो उसी चीज़ को वो ढूंढे। उसके ऐसे 4 पैर लग गए अभी हाथी के, तो वो सोच रहा है कि मेरा चौथा पैर क्यों नहीं लग रहा, उसी के बारे में सोचे और कुछ नहीं सोचे, तो वह खोज करेगा। उसी को विश्लेषण या साक्ष्य साधन बोलते हैं। स्वतः शोध, जब बच्चा स्वतः शोध करता है तब बच्चा कुछ सीख पाता है। क्वेश्चन नंबर ए, इसका जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? जो वैज्ञानिक पद्धति है, ऑप्शन ए प्रकल्पना का निर्माण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना। इसमें से आंसर कौन सा सही होगा आपका? आपका आंसर है इसमें से बी सही है। बी सही है। बी क्यों सही है? समस्या के प्रति जागरूकता। बच्चे जब कौन सी समस्या का समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण माना गया है, समस्या के प्रति जागरूकता। उसे जागरूक होना चाहिए कि मुझे
क्या करना है, मुझे अपनी समस्या को कैसे ख़त्म करना है, और इसमें मेरे पास समस्या है का और कहाँ समस्या है। इसको जब बच्चा ढूंढेगा, स्टूडेंट जब ढूंढेगा, तब वो करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे स्टूडेंट, इस समस्या का समाधान। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। सही बात है। कोई भी जब हमारे पास समस्या है, उस समस्या का समाधान का पहला चरण यही होना चाहिए, समस्या के बारे में जानना। समस्या क्या है, जब समस्या ही का पता चल जाएगा हमारी समस्या ये है, फिर इसको जानकर फिर इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा। इसी को समस्या के प्रति जागरूकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों में सुधार करना चाहती हैं या चाहते हैं, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। जो बच्चा गलतियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, उसमें सुधार करना चाहते हैं, जो टीचर हैं या शिक्षिका है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा समुचित मार्ग चुनना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे, ए ऑप्शन पढ़ेंगे। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन में नेगेटिविटी आती है तो सोच लो वह जो ऑप्शन है वो गलत है क्वेश्चन का, क्योंकि नहीं करना चाहिए। बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो उसे अपनी त्रुटि का समाधान भी नहीं करना चाहिए, मतलब उसके टीचर को उसका सुधार करने का कोई हक नहीं बनता, इसलिए ये गलत है। त्रुटियों में सुधार करना चाहिए या नहीं करना, संशोधन नहीं करना चाहिए, ये तो गलत ही होगा। फिर आएंगे 26 का बी पढ़ेंगे। उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। आप खुद सोचो, उसे अपने विद्यार्थियों के प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, चाहे उसके लिए उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। ये भी नहीं हो सकता। लग रहा है अपन को कि होगा, मगर ये नहीं होगा, क्योंकि देर तक बैठना पड़े। उसे और भी तो काम करना है, स्कूल का और कार्य करना है, दूसरे बच्चे का और पीरियड आएगा, उसमें जाना है टीचर को, तो देर तक बैठना पड़े ऐसा नहीं है। हाँ, उसे अपने विद्यालय की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। उसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना चाहिए, ऐसा नहीं। जब बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है, जब बच्चा बोलता है, उसी वक्त उसकी जिज्ञासा हुई कि मैम जी क्यों हो रहा है, तो मैम का अधिकार बनता है उसी टाइम उसको बताना चाहिए। ना मैम जी कह सकती हैं कि बेटा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, जब मैं बैठूंगी, इंतजार करो, तुम बैठो, ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चे के मन में आया और जैसे ही बच्चे को बताना चाहिए, इसलिए यह क्वेश्चन ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन सी पर आएंगे हम। ऑप्शन सी है, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधन आत्मिक में हस्तक्षेप करती हैं। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधन आत्मिकता में हस्तक्षेप करती हैं। बच्चे की छोटी छोटी गलतियां हैं और उसे जो बोध मतलब वो चीज़ को पढ़ रहा है, याद कर रहा है, उसमें उसे नकारात्मकता मिल रही है, उसमें हस्तक्षेप कर रही हैं। उनका बच्चे ने 4 समस्या बताई, तो उस समस्याओं को, उस त्रुटियों को मैम पहले सॉल्यूशन देंगी। जो उसे हल्की सी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, और कुछ वो ये भी कैसा, मैम रास्ते में जाता हूँ मुझे प्रॉब्लम होती है, मैम उसे बच्चा ऐसे कह रहा था, या मैम मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ, मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रही कि मैं इसे तुरंत ये पढ़ूँ, ये तिरा बना है, ये मात्रा किसकी लगी है, तो ये समस्या उसे पहले करना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सी सही होगा। सी में क्या दिया है, अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं तो उनके लिए सबसे उचित है कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। जो उसके कार्य कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप कर रही हैं तो उनको पहले करना चाहिए, और जो बाद की समस्या हैं उन्हें तो कभी भी कर देंगे। जो उसे प्रॉब्लम दे रही हैं उन्हें पहले करना चाहिए। उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो उसे आवश्यक है उनको समाधान करना चाहिए, जो उनके टीचर हैं उनके लिए। जब आप टीचर बनोगे तो आपको बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 27, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मैस्लो का एक सिद्धांत है, बड़ा विख्यात और बड़ा फेमस है ये, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत। ये टीचर के लिए, बच्चों के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, और हर इंसान का यही एक नेचर होता है।
मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है हम देखेंगे। आवश्यकता का सिद्धांत, अंतनोद का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत। यह क्या होता है? यह होता है हमारा आवश्यकता का सिद्धांत। सबसे पहला होता है मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत। क्या होता है हम इसे थोड़ा सुनेंगे। मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत व आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर बताए हैं। मैस्लो ने क्या बताए हैं? 5 आवश्यकता स्तर बताए। एक मैस्लो ने पिरामिड बनाया है। ऐसा क्या बनाया है? पिरामिड। उस पिरामिड में उन्होंने कहा है कि पहले हमको कौन सी चीज, वैसा बन गया हमारा पिरामिड, सही नहीं बना। 1 मिनट, जो हमने पिरामिड बनाया वो सही नहीं बना। उन्होंने क्या किया है, ये पिरामिड में ये बताया है कि इसमें कौन सी चीज पहले आना चाहिए। इसका आंसर तो आपका ए सही था। ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है। जो पहला है, सबसे पहले आवश्यकता होती है हमको शारीरिक आवश्यकता। क्या होती है? लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखेगा यहाँ पर। शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। ये शारीरिक आवश्यकता क्या होती है? जो शारीरिक आवश्यकता होती है, मतलब पहले इंसान को, व्यक्ति को अपना पेट भरने की आवश्यकता होती है। वो उसका पेट भरना चाहिए, वह भूखा है, उसे खाने की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता होती है पहले। दूसरे नंबर पर होती है हमको किसकी आवश्यकता? जब खाना खा लिया, अब खाना खा पी कर क्या करेगा? वो खाना खा पी कर कोई व्यक्ति होगा, वो आराम करना चाहेगा। आराम में चाहेगा कि मुझे सुरक्षा हो, एक कमरा हो या किस प्रकार की सुरक्षा हो कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और मुझे सुरक्षा होना चाहिए। तो दूसरा जो है वो सुरक्षा, क्या चाहेगा? सुरक्षा चाहेगा कोई व्यक्ति, सुरक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता होगी उसे, सुरक्षा की आवश्यकता होगी। जब उसे सुरक्षा मिल गई, पेट भर गया, बढ़िया सुरक्षा मिल गई, अब उसका और मन बढ़ेगा। ऐसे मन बढ़ता है ना, अब उसका और मन बढ़ेगा। वह तीसरे नंबर पर क्या चाहेगा? तीसरे नंबर पर चाहेगा सामाजिक आवश्यकता। क्या चाहेगा? सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता का मतलब है कि उसे समाज में जाए, समाज के लोगों को बुलाए, समाज में उसकी कोई मान सम्मान हो, समाज में अब क्या तो वो जाए या समाज को बुलाए, समाज से मिलना जुलना चाहेगा। पहले चाहेगा, मैस्लो के ये 5 नियम होते हैं। पहले चाहेगा वो पेट भरना, शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, और फिर चाहेगा समाज में आना जाना। फिर है 4 में क्या करेगा वो जो व्यक्ति है? वह सम्मान की आवश्यकता। अब उसे समाज भी मिल गया, समाज में गया, बढ़िया बैठा है समाज में। अब उसका मन होगा कि समाज में मुझे क्या करें, सब लोग सम्मान दें। अब वह सम्मान की आवश्यकता होगी उसकी। और इसके बाद लास्ट है उसका 5वां चरण, क्या है? वह आत्मा अनुभूति। अब उसे आत्मा अनुभूति, जब इंसान, व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाता है, जब वह यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसे फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, आत्मा अनुभूति। अब उसे आत्मा अनुभूति चाहिए। इसका मीन्स क्या हो गया? पहले उसे शारीरिक आवश्यकता, पहले अब जो मतलब 80-90% लोगों का यही है कि भाई खाना पूर्ति हो जाए, खाना हो जाए, बस पूरा घर भूखा नहीं सोए, खाना खाने का होता है। थोड़ा खाना कमाने लगता है, खाना तो खाने लगे। अब वह मकान बनाएगा अपने लिए, अच्छा सा घर होना चाहिए, हैं, अच्छे गेट होना चाहिए, अच्छी दीवारें होना चाहिए, आरसीसी, हर चीज़ की सुविधा करेगा। फिर वह घर बनाएगा। अब उसके पास घर बन गया, अब वह लोगों को बुलाएगा, भाई मेरे बच्चे के बर्थडे में आओ, दूसरों के बर्थडे में, मतलब समाज से आदान प्रदान बढ़ाएगा। जब उसका समाज से आदान प्रदान बढ़ गया, अब वो चाहेगा हमारा मान सम्मान हो, हमने उनको बुलाया, वो हमको बुलाए, हमारा मान सम्मान हो। और जो सबसे ऊपर जब कर जाता है इंसान, वह आत्मा अनुभूति हो जाती है, वह शांत हो जाता है। वह किसी का मान सम्मान कोई करे ना करे, कोई बुलाए ना बुलाए, सबसे दूर हो जाता है और शांत हो जाता है। वह होती है आत्मा अनुभूति। इसलिए जो मैस्लो हैं, उनने यह 5 वो नियम दिए हैं। अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर बताए हैं। जो 5 आवश्यकता स्तर हैं, ये आ जाता है कभी कभी कि मैस्लो ने कितने आवश्यकता स्तर बताए हैं व्यक्ति के लिए। तो मैस्लो ने 5 आवश्यकता स्तर बताए हैं। 5 कौन कौन से ये हैं, ये भी आ जाता है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? पहला शारीरिक भूख पेट भरना, दूसरा सुरक्षा है, तीसरा सम्मान है, और तीसरा सामाजिक है, पहले समाज में जाएगा, फिर चौथा सम्मान है, और 5वां आत्मा अनुभूति है। ये आवश्यकता का सिद्धांत है। इसमें आवश्यकता इंसान को, व्यक्ति को जो होती हैं, इसलिए ये आवश्यकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 में है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कुछ विद्यार्थी, ऑप्शन ए, कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी परिक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। पिछली कुछ दशावधियों में बुद्धि लाभ परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वे बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0 से 75 के समान उच्च है। एक और डी रह गया हमारा। शारीरिक रूप से स्वभाव स्वस्थ बच्चे, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे हैं, अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ये भी हल्का फुल्का सही है। जो शारीरिक क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ना होगा, के लिए शारीरिक स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। शरीर से स्वस्थ बच्चे होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? इसका हम देखेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ए सही है या बी सही है या सी सही है? इसका ऑप्शन है आपका बी। बी में क्या है? पिछली कुछ शिक्षार्थियों में बुद्धि लाभ परीक्षा में जो बुद्धि का जो परीक्षण हुआ है, शिक्षार्थियों के औसत में प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अभी जो बच्चों का बुद्धि लब्धि का परीक्षण हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? लगातार वृद्धि हो रही है। क्या पूछा था आंसर में? निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? जो परिवेश है, परिवेश अच्छा मिल रहा है, बच्चों को टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो उनकी बुद्धि लब्धि में क्या हुई है? वृद्धि हुई है पिछले अपेक्षा, पहले नहीं हुई थी इतनी। जो हमारे बच्चे हैं उन्हें क्या सब प्रकार का ज्ञान मिल रहा है। पिछली कुछ दिनों या शताब्दियों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले कुछ सालों में, दशकों में ऐसा परिवेश निर्मित हुआ है कि शिक्षार्थियों की बुद्धि लब्धांक में वृद्धि दर्ज की गई है। माँ बाप बड़े हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। बच्चा क्या है, पहले बुक अकेली थी, बुक से इतना नहीं सीख पाता था बच्चा। अब बच्चा चलचित्र को सीख रहा है, वीडियो देख रहा है, वीडियो में ए बी उचकते हैं, ट्रेन जा रही है, तो इससे बच्चे की बुद्धि लब्धि में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्या कह रहा है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण हमें बहुत प्रभावित करता है। ये वुडवर्थ ने कहा, रोस ने कहा, एना स्ट्रेसी ने कहा, या इनमें से किसी ने नहीं कहा। यह आपको बताना है, यह किसने कहा। इसका आंसर आपका होगा बी। यह रोस ने कहा। रोस ने क्या कहा? रोस कहते हैं, रोस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रोस कह रहे हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें बहुत प्रभावित करती है, बच्चे को बहुत प्रभावित करती है। जब बाहर का वातावरण सही होगा तो बच्चा वही सीखेगा। बच्चा जब बाहर का वातावरण है कि सब इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाता है। बाहर का वातावरण है, पंजाबी बोल रहे हैं, राजस्थानी बोल रहे हैं, तो जैसा बच्चा सीख जाता है, तो बच्चा क्या सीख रहा है? बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा सीखता है। एक किसने कहा? रॉस ने कहा है। जी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 है। 30 में हम क्या देखेंगे? 30 में देखेंगे सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है जो सत्य है? सीखना एक शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं या सुविधा देती हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ इधर उधर हुए हैं। सीखना कौशलों का सच्चे के समान है। इसका ऑप्शन बताए देते हैं। इसका ऑप्शन आपका होगा डी सही। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? सीखने के सामाजिक क्रियाएं सुविधाएं देती हैं। सीखने के जो सीखना है उसमें सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। जैसा हमारा समाज होगा, जैसा हमारा वातावरण होगा, अभी अपन ने देखा ना पहले क्वेश्चन में, उससे हम सीखेंगे। ये आपका बी है। सीखने से हमें क्या क्या सीखें मिलती हैं? सीखना जीवन प्रांत चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सीखना ऐसा नहीं है बच्चे सीखेंगे, बड़े सीखेंगे। सीखना एक जीवन प्रांत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में रहकर, जब मनुष्य समाज में रहता है, समाज के बारे में समाज से मनुष्य सीखता है। ये आप वाइगोत्स्की ने कहा है।
ऐसे आप सीखते जाते हैं, याद हो जाता है आपको कि सीखने के समाज के बारे में किसने कहा है, समाज से सीखती हैं, किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है। मनुष्य समाज में रहकर तथा समाज के मानकों, जो समाज में चल रही हैं मान्यता या जो मानक हैं, उनके मूल्यों के आधार पर सीखता है। सामाजिक क्रियाएं सीखने में सुविधा उपलब्ध कराती हैं तथा मनुष्य के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। जो समाज से बहुत कुछ सीखती है, वातावरण से, समाज से। बच्चा इतना स्कूल में जाके नहीं सीखता है, इतना स्कूल में भी जरूरी है, अकेले स्कूल के बाहर भी बहुत कुछ सीखता है। और जब बच्चा स्कूल में जाता है तो बहुत कुछ सीख कर जाता है। उसे आस पास के वातावरण, आस पास की चीज़ों के नाम, घर की चीज़ों के नाम, बहुत कुछ सीख के जाता है बच्चा। इसलिए समाज से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, क्रिया सुविधा देती है समाज में रहने से सीखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मिले, इससे 2 वीडियो और पहले डाल दी गई हैं, उनको देख ले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, और हम आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा लगे कि मैम ने ये सही नहीं समझाया है, उसे हम कमेंट कर हमें बताएं, हम उसका ज़रूर ही निराकरण करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक